एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की सेकेंड बुक जो है अ पैक्ट विद द सन उसको कवर करने वाले हैं। हनीसकल हमने ऑलरेडी पूरी पढ़ ली है और उसके पीवाईक्यूज भी हमने कर लिए हैं यूट्यूब पर। अभी हम करने वाले हैं अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है पैक्ट विद द सन का अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ऑथर हैं इसके विष्णु शर्मा और ये पंचतंत्र से ये जो स्टोरी है वो ली गई है। दिस स्टोरी इज अ क्लासिक फेबल फ्रॉम पंचतंत्र एंड टीचेस अ मोरल लेसन। एक सेकेंड, यस, दिस स्टोरी इज अ क्लासिक फेबल फ्रॉम पंचतंत्र एंड टीचेस अ मोरल लेसन थ्रू द लाइव्स ऑफ टू बर्ड्स लिविंग इन द सेम ट्री। ये स्टोरी एक पंचतंत्र से एक फेबल है। फेबल क्या होती है? फेबल कोई भी कहानियां जिनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब जो कैरेक्टर्स होते हैं उस स्टोरी को बोलते हैं फेबल। ठीक है, उस राइटिंग को, फॉर्म ऑफ राइटिंग को बोलते हैं। ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होती हैं। लिटरेचर की मतलब कई राइटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको लिटरेचर में आगे पढ़ाऊंगी भी। फेबल है, बलाड है, ऑड है, ठीक है, ये सब क्या पैसेज है, सब मतलब पोयम्स हैं या प्रोज है, ये सब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं। तो फेबल फेबल वो कहानियां होती हैं जिनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो या तो एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं। ठीक, तो पंचतंत्र से ली गई है। टीचेस मॉरल लेसन थ्रू द लाइव्स। और ये जो दो बर्ड की कहानी है, दो इसमें बर्ड्स होते हैं जो एक ही ट्री के ऊपर रहते हैं, उसकी ये स्टोरी है। द फर्स्ट बर्ड इज अटैच टू वर्ल्डली प्लेजर। जो पहला पक्षी है, जो एक पक्षी है उनमें से, वो तो वर्ल्डली प्लेजर से अटैच है, मतलब इन संसार की जो प्लेजर से, यानी संसार के जो सुख है, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उनसे वो अटैच है। इट एंजॉयज ईटिंग फ्रूट्स ऑफ द ट्री बट कॉन्स्टेंटली वरीज अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। वो पेड़ पर रहकर उसके फ्रूट्स को तो एंजॉय करता है, उसके फलों को तो बहुत एंजॉय करता है, लेकिन लगातार वो फ्यूचर की टेंशन में रहता है कि आगे क्या होगा। जैसे हम सभी फ्यूचर की टेंशन में रहते हैं और अपने प्रेजेंट को वेस्ट कर देते हैं। whether there will be enough fruits, whether it might lose what it has, or whether danger might come। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि क्या इसके पास इनफ फ्रूट्स होंगे हमें देने के लिए, कहीं ये मतलब अपने सारे फलों को खो तो नहीं देगा। what it has, इसके पास क्या है, एंड what whether danger might come, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेंजर आ जाए। माइट लिखा है, माइट हमने मॉडल से पढ़ा था ना कि माइट स्लाइट पॉसिबिलिटी को दिखाता है ना, तो वो मतलब वो उसको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं वो ना आ जाए, खतरा ना हो जाए कोई। सेकेंड बर्ड, द सेकेंड बर्ड इन कंट्रास्ट इज वाइज, काम एंड डिटैच। और जो दूसरा बर्ड है वो बिल्कुल उल्टा है, उसका कंट्रास्ट में उल्टा है एकदम। वो बिल्कुल शांत है और डिटैच्ड है, मतलब जो इस संसार के जो सुख है उनसे बिल्कुल डिटैच है, उससे ज्यादा उनसे लेना देना नहीं है। इट सिंपली वॉचेज It simply watches and meditates without getting carried away by desire or fear। वो बस चुपचाप आराम से देखता रहता है सब कुछ और मेडिटेट करता है, मेडिटेशन पे ध्यान देता है, और मतलब उसका ध्यान डिजायर की तरफ, यानी इच्छाओं की तरफ और डर की तरफ ज्यादा नहीं जाता, वो बस मेडिटेशन करता है आराम से। It understands the impermanence of worldly things and knows that attachment leads to suffering। अब जो दूसरा बर्ड है उसको ये बात पता है कि वर्ल्डली जो थिंग्स हैं वो इम्परमानेंट, परमानेंट नहीं है वो वर्ल्डली थिंग्स, और ज्यादा किसी चीज से अगर अटैचमेंट हम रखेंगे तो बाद में हमारे दुख का भी कारण बनेंगे। द फर्स्ट बर्ड कंप्लेन्स अबाउट इट एंग्जाइटीज टू द सेकेंड बर्ड। और जो पहला पक्षी है जो वर्ल्ड से बहुत अटैच है, वो अपनी एंग्जाइटीज के बारे में, यानी जो चिंताएं उसको रहती हैं उसके बारे में दूसरे बर्ड को बताता है, कंप्लेन करता है। Asking how it can remain calm and happy while worrying so much। वो उससे पूछता है कि वो भी शांत और खुश कैसे रह सकता है, वो इतना सोचता है, इतनी चिंताएं करता है, तो इसके बीच वो शांत और खुश कैसे रहे। The second bird explains that life is short and happiness comes from contentment and mindfulness। जो दूसरा बर्ड है वो उसको एक्सप्लेन करता है कि जो हैप्पीनेस है वो कंटेंटमेंट से आती है और माइंडफुलनेस से। मतलब खुश इंसान कब रहेगा? जब वो सेटिस्फाई रहेगा, जब उसके दिल में कहीं ना कहीं संतुष्टि रहेगी और थॉटफुल रहेगा, वो हर चीज को लेकर, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचेगा। नॉट कॉन्स्टेंट डिजायर और फियर। हर टाइम इच्छाएं रखना और हर टाइम डर के रहना अच्छा नहीं है।
द सेकेंड वर्ड emphasizes the importance of enjoying the present, not worrying about this uncertain future. और जो सेकेंड वर्ड है वो किस चीज के ऊपर जोर डालता है? emphasize, emphasize मतलब जोर डालना। वो किस चीज के ऊपर जोर डालता है कि प्रेजेंट को एंजॉय करो, ज्यादा चिंताएं मत करो फ्यूचर की, जो कि अनसर्टेन है। फ्यूचर तो ऑलरेडी फ्यूचर है, हमें पता भी नहीं है कि फ्यूचर होगा भी या नहीं होगा, हम उसकी चिंता करते हैं। जो ऑलरेडी है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। थ्रू दिस इंटरेक्शन द फर्स्ट बर्ड लर्न्स एन इंपॉर्टेंट लेसन। और इन सब कहानियों से जो फर्स्ट बर्ड है, इन सब बातों से जो पहला बर्ड है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है। ट्रू विजडम लाइज इन डिटैचमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ। वो क्या सीखता है इन सब से? कि जो ट्रू विजडम है, जो सही में जो जिंदगी का सार है, जो जिंदगी का मतलब है, जो विजडम है, वो किस चीज में? डिटैचमेंट में। यानी बहुत ज्यादा डिटैच नहीं होना है हमें वर्ल्डली चीजों से, है ना, संसार के प्लेजर से, संसार के सुख से, पैसे वैसे सब कुछ से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है कि बाद में हमें दुख करे। और अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ, मतलब हमें ये समझना चाहिए कि जो लाइफ है वो बदलते रहने में है। हमेशा सुख भी आता है तो दुख भी आता है, तो लाइफ का फेज बदलता रहता है, ठीक है। क्योंकि सुख में और दुख में एक लाइन कॉमन हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये समय ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, ना दुख टिकता है ना सुख टिकता है, ठीक है। द फेबल एंड्स विद द फर्स्ट बर्ड रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ कामनेस एंड माइंडफुलनेस। और ये जो कहानी है खत्म किस बात के साथ होती है कि जो फर्स्ट वर्ड है, जो पहला वर्ड है, वो वैल्यू समझता है किस चीज की? कामनेस की, कि शांत रहने में, ठंडा रहने में, आराम से रहने में, पीस पर रहने में कितनी उसकी वैल्यू है। माइंडफुलनेस यानी अपने दिमाग को सही जगह पर, जो हमें जिंदगी में आगे लेके जाए, वहां लगाने में। बहुत ज्यादा वर्ल्ड की वरीज में और एंजाइटीज में हमें फंसना नहीं चाहिए। While the second bird continues to live peacefully, और जो कि दूसरा बर्ड है वो जैसे पहले जी रहा था पीसफुली, ऐसे ही अपना जीने को कंटिन्यू करता है, सिंबलाइजिंग एटर्नल विजडम, जो हमें एटर्नल विजडम दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें, फर्स्ट बर्ड और सेकंड बर्ड दो ही कैरेक्टर्स हैं इसमें। जो फर्स्ट बर्ड रिप्रेजेंट करता है वर्ल्डली डिजायर्स को, अटैचमेंट, वरी और फियर को। सेकंड बर्ड रिप्रेजेंट करता है विजडम को, डिटैचमेंट, माइंडफुलनेस एंड कंटेंटमेंट को, ठीक है। थीम क्या है इस फेबल की, इस स्टोरी की थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स। मतलब जिंदगी की, दुनिया की इच्छाओं से थोड़ा डिटैच हमें होना चाहिए। माइंडफुलनेस एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमें ध्यान से, बिल्कुल सोच विचार के साथ अपना काम करना चाहिए और प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। अभी मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको एनसीईआरटी में कवर करा रही हूँ, तो मुझे ग्रामर का, लिटरेचर का नहीं सोचना चाहिए। ऐसे अगर आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको भी सीडीपी का, मैथ्स का, जीके, रीजनिंग, इनका नहीं सोचना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो जिस टाइम पे 100% अपना ध्यान उसी चीज में लगाओ, आपकी चीज हमें हमेशा बेस्ट होगी, ठीक है। हमेशा आप अपनी लाइफ में बेस्ट करोगे। अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ, हमें लाइफ का ही नेचर समझना चाहिए कि लाइफ बदलते रहने में है, पुराने जाते रहेंगे, नए आते रहेंगे, यही लाइफ है, इसलिए ज्यादा अटैच हमें नहीं होना है। विजडम लीड्स टू पीस, अटैचमेंट लीड्स टू एंजाइटी। अगर हम विजडम के साथ जिएंगे तो हम पीस पर रहेंगे, हम शांति में रहेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे, बहुत ज्यादा चिंताएं करते रहेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, सक्सेस कैसे मिलेगी, पेपर कैसे पास होगा, ये सब चिंताओं में लगे रहेंगे तो हमें एंजाइटी होगी। हमें ध्यान काम पर देना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट पर, ठीक है। काम पर ध्यान दो। इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, पूरी तरीके से बेसिक रूल्स, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, ठीक है, मेरे सेशन सब कंप्लीट करो, उसके बाद आपका रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। तो काम पे ध्यान देना है। अगर आप रिजल्ट की चिंता करोगे, काम नहीं करोगे, तो एंजाइटी आपकी बढ़ती जाएगी। इंपॉर्टेंट डायलॉग्स देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट बर्ड का डायलॉग है, व्हाट इफ देयर आर नो फ्रूट्स टुमारो। पेपर में आ सकता है कि आपको ये कोट करके दे देगा, व्हाट इफ देयर आर नो फ्रूट्स टुमारो, ये कौन से चैप्टर का डायलॉग है, तो आपको द टेल ऑफ टू बर्ड्स पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट बर्ड ने बोला है। सेकंड बर्ड क्या कहता है, एंजॉय टुडेज फ्रूट, आज के फ्रूट को एंजॉय करो। वरिंग, स्टॉप वरिंग अबाउट टुमारो विल स्पॉइल टुडेज जॉय। मतलब अगर कल का हम ध्यान रखेंगे, कल के बारे में सोचते रहेंगे, फ्यूचर का सोचते रहेंगे, तो हमारा आज भी बेकार हो जाएगा, जो कि अल्टीमेट ट्रुथ है। आज ही सच है, आने वाला फ्यूचर सच नहीं है, एक हाइपोथेटिकल है आने वाला, तो होगा भी या नहीं होगा, नोबडी नोज। सेकंड बर्ड का एक और डायलॉग है, लाइफ इज शॉर्ट,
हैप्पीनेस कम्स टू दोज हु अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट। लाइफ छोटी है, खुशियां उन तक आती हैं जो उसको समझते हैं और उसकी सराहना करते हैं। गॉट इट। सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, द फ्रेंडली मोंगूज। फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आया होगा, द टेल ऑफ टू बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंडली मोंगूज। फ्रेंडली मोंगूज के ऑथर हैं हमारे रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं द फ्रेंडली मोंगूज के। समरी देख लेते हैं इसकी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर पेट मंगूज। ये स्टोरी किसकी है? एक फार्मर की स्टोरी है, उसकी वाइफ और उनका पेट होता है मंगूज। द कपल लिव अ सिंपल लाइफ इन स्मॉल विलेज। जो कपल है वो छोटे से गांव में एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। द वाइफ लव्ड हर बेबी डीपली एंड ऑल्सो हैड अ मंगूज एज अ पेट। जो उसकी वाइफ होती है उसको अपने बच्चे से, उसका एक बेबी होता है, उसको उससे बहुत प्यार करती है। ऑल्सो हैड अ मंगूज और एज अ पेट, और उसके पास एक मंगूज भी है, उसने एक पेट एनिमल रखा हुआ है मंगूज। शी ऑफन रिलाइड ऑन द मंगूज टू वॉच ओवर हर चाइल्ड while she did household chores. She often relied on mongoose, मतलब जब वो अपने घर के काम करती है तो वो मंगूज को एक तरह से जिम्मेदारी सौंप देती है और उसके ऊपर भरोसा करती है कि मंगूज मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा जब मैं अपने घर के काम करूंगी, ठीक है। One afternoon, she left her baby in the care of mongoose while she went to fetch water from a nearby well. एक दिन वो पास में किसी कुएं से पानी निकालने चली गई और मंगूज के पास वो अपने बच्चे को छोड़ गई कि मंगूज उसका ध्यान रखेगा। While she was away, a snake entered the house. जब वो दूर थी, मतलब पानी निकालने गई हुई थी, तो वहां पर स्नेक आ गया एक घर में। The mongoose loyal and alert. अब मंगूज लॉयल था और अलर्ट था। अटैक द स्नेक टू प्रोटेक्ट द बेबी। अब मंगूज क्या करता है? स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। किस लिए? बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो स्नेक उस बेबी को खा ना जाए। इन दिस स्ट्रगल द स्नेक वॉज किल्ड एंड मंगूज माउथ वॉज कवर्ड विद ब्लड। अब इस स्ट्रगल में, इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी छीना झपटी में, अटैक में, जो मंगूज था उसका जो मुंह खून से भर गया, क्योंकि उसने स्नेक को मार दिया था। बेबी को बचाने के लिए मंगूज ने स्नेक को मार दिया। मंगूज एकदम लॉयल था, तो उसने बेबी को बचाने के लिए स्नेक को मार दिया और उसका जो मुंह है वो पूरा खून से भर गया। When the mother returned, she saw the mongoose with blood on its mouth and immediately assumed that it had harmed her child. जैसे ही उसकी मम्मी लौटी तो उसने देखा कि मंगूज का जो पूरा मुंह है वो खून से सना हुआ था, खून से भरा हुआ था। and immediately assumed that it had harmed her child. और immediately उसने क्या assume किया कि उसने उसके बच्चे को क्या है, दुखी कर दिया है। मतलब दुखी मतलब मार दिया है, ठीक है, हार्म कर दिया, यानी कोई परेशानी, कोई दिक्कत पहुंचा दी है, कोई चोट पहुंचा दी है, कोई नुकसान पहुंचा दिया है उसके बच्चे को। तो एकदम गुस्से में हो गई वो लाल। भाई अब माँ है वो, तो उसने तो देखा कि बच्चा, मेरा बच्चे को शायद इसने कुछ ना कुछ कर दिया है, इसका मुंह खून में है, मैं इसको जिम्मेदारी सौंप के गई थी और इसने मेरे बच्चे को आज कुछ कर दिया। अब आनन फानन में बिना सोचे समझे उसने ये सब सोच लिया। एंगर एंड पैनिक टुक ओवर हर। एंगर एंड पैनिक टुक ओवर हर मतलब जो गुस्सा है और जो पैनिक है, मतलब हड़बड़ाहट है, वो उसके सर पे छा गई बुरी तरीके से। Without waiting to check on her baby, she grabbed a heavy stick and struck the mongoose, killing it instantly. अब उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना अपनी रैशनल थिंकिंग को यूज करे, उसने क्या किया, एक डंडा उठाया और मंगूज के सिर पे दे मारा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, इसने मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, और उससे तुरंत मंगूज मर गया। आगे देखते हैं क्या होता है। Only after this did she rush to the baby. ऐसा करते ही तुरंत, only after did she rush to the baby, इसका मतलब ऐसा करते ही तुरंत वो अपने बेबी की तरफ भाग के गई। Only to find him safe and unharmed. और वहां जाकर उसने सिर्फ क्या देखा कि वो बिल्कुल सेफ है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। It was then that she realized that the mongoose had actually saved her child from the deadly snake. और वहां पहुंचते ही उसकी नजर सांप पर भी पड़ी और उसने क्या देखा कि मंगूज ने सांप को मारा था उसके बच्चे को बचाने के लिए। शॉक एंड ग्रीफ ओवरवेल्म्ड हर। अब तो उसको बुरी तरीके से झटका लगा और जो ग्रीफ है, जो गिल्ट है, जो पश्चाताप है, उसकी आग में वो जलने लगी। क्यों? क्योंकि उसने मंगूज को मार दिया था, अपने पेट को मार दिया था गुस्से के कारण, अपनी नासमझी और बेवकूफी के कारण। शी क्राइड बिटरली फॉर हर फेथफुल पेट। अब वो बुरी तरह रो रही है अपने फेथफुल पेट के लिए, whose loyalty had cost its life
because of her hasty judgment and misunderstanding. जिसकी लॉयल्टी की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और क्यों? क्योंकि उस औरत की, उस माँ की हैस्टी जजमेंट, यानी इतने आनन फानन में जो उसने डिसीजन लिया, उसकी वजह से, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। देख रहे हो मंगूज, कितनी इमोशनल स्टोरी है। मंगूज जो बेचारा पेट, जो उसको बचाया, जिसने बेबी को बचाया, लॉयल्टी दिखाई, इतना अच्छा काम किया, और अच्छा काम करने के बावजूद उसे रिजल्ट में क्या मिला? उसे रिजल्ट में मिला मौत। ठीक है, ही वॉज किल्ड बाय दैट लेडी। दिस स्टोरी टीचेस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट ट्रस्ट, पेशेंस एंड जजमेंट। ये स्टोरी हम सबको, सिर्फ बच्चों को नहीं, छठी क्लास के बच्चों को नहीं, हम सबको, ये स्टोरी हम सबको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। ट्रस्ट की, विश्वास, अगर उसने विश्वास किया होता उस मंगूज के ऊपर, तो वो पहले जाके अपने बेबी को चेक करती, पहले डंडा उठा के उसके सिर में नहीं मारती। पेशेंस, सब्र, और जजमेंट की, जजमेंट, इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेशेंस, हमें इंसानों को भी जज नहीं करना चाहिए भाई, उनकी सिचुएशन को समझना चाहिए, अपने आप को रख के, हो सकता है कोई सिचुएशन खराब रही होगी, तो पहले चीजों को एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए 360 डिग्री से, तब हमें डिसीजन लेना चाहिए। It shows how rash decisions based on assumptions can lead to irreversible mistakes. ये दिखाता है कि जो जल्दीबाजी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं सिर्फ एजम्पशन के बेस पे, सिर्फ सोचने के बेस पे, वो कैसे इरिवर्सिबल मिस्टेक, यानी वो गलतियां जो कभी वापस नहीं हो सकती, वो गलतियां जो सुधारी नहीं जा सकती, ऐसी गलतियां करवा जाती हैं। The mother's emotional reaction led to the loss of a loyal friend and the story ends on a note of regret and sorrow. मदर का जो इमोशनल रिएक्शन था, जो जल्दबाजी में उसने रिएक्शन दिखाया, उसकी वजह से उसने अपने लॉयल फ्रेंड को, अपने लॉयल पेट को खो दिया, और जो स्टोरी है वो खत्म होती है एक रिग्रेट के साथ, एक पश्चाताप के साथ और दुख के साथ। एम्फसाइजिंग द नीड टू थिंक बिफोर एक्टिंग, स्पेशली इन क्रिटिकल सिचुएशन। और ये दिखाता है कि जब सिचुएशन खराब हो, सिचुएशन क्रिटिकल हो, जब एकदम से कुछ सडन ऐसी चीजें हमारे सामने हो, तो हमें सोचने की जरूरत है, क्रिटिकली सोचने की जरूरत है। ठीक है, ये स्टोरी थी। कैरेक्टर्स हैं इसके फार्मर्स वाइफ और बेबी। ठीक है, मंगूज है ऑफ कोर्स। फार्मर की जो वाइफ है वो लविंग मदर थी, जिसके हैस्टी रिएक्शन की वजह से उसने ये गलत काम किया। बेबी इनोसेंट था, अनअवेयर ऑफ डेंजर, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। मंगूज लॉयल था, ब्रेव एंड प्रोटेक्टिव, द हीरो ऑफ द स्टोरी। और जो स्नेक था वो थ्रेट था, दैट टेस्टेड लॉयल्टी एंड करेज। वो एक थ्रेट था जिसने मंगूज की लॉयल्टी और करेज को टेस्ट किया। इंपॉर्टेंट डायलॉग्स क्या है? आई मस्ट चेक माई बेबी फर्स्ट, समथिंग इज रॉन्ग। इम्पल्सिव थॉट ऑफ द मदर, मदर के थॉट में एकदम थॉट क्या आया था? आई मस्ट चेक द बेबी फर्स्ट, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत है। द मंगूज हैज बीन लॉयल टू अस फॉर ईयर्स, येट माई एंगर ओवरपावर्ड माई जजमेंट। ये बात किसने बोली बाद में? ये बात मदर ने बोली कि जो मंगूज है वो हमेशा हमारे लिए पूरे इतने सालों से लॉयल था, लेकिन फिर भी मेरा जो गुस्सा है उसने मेरी जजमेंट को ओवरपावर कर लिया। ठीक है, थीम क्या है इसकी? लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप थीम है। द मंगूज ब्रेवरी एंड डेडिकेशन, हैस्टी डिसीजन लेड टू रिग्रेट। जल्दबाजी में डिसीजन लो तो हमें रिग्रेट करना पड़ता है। एक्टिंग विदाउट फुल अंडरस्टैंडिंग कैन कॉज इरिवर्सिबल मिस्टेक, हमें ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे हमें ऐसी गलतियां कर बैठे जो सुधारी नहीं जा सकती हैं। ट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें वो लैक ऑफ ट्रस्ट उसने किया मंगूज के ऊपर, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काम हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड्स ट्रेजर इसका थर्ड चैप्टर है, जिसके ऑथर है हमारे रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं। देख लेते हैं इसकी स्टोरी। इन अ सीरीन विलेज, सीरीन विलेज पता है ना क्या होता है? सीरीन विलेज में इसकी सीनरी बहुत अच्छी होती है, जिसमें एकदम हरी भरी घास, हरे भरे खेत खलियान होते हैं, वो होते हैं सीरीन विलेज। इन अ सीरीन विलेज सराउंडेड बाय लश ग्रीन मिडोज एंड रोलिंग हिल्स लिव्ड अ यंग शेफर्ड नेम्ड रामू। एक सीरीन विलेज में, एक शिरीन विलेज में जिसमें लश ग्रीन मिडोज हैं, है ना, बहुत खेत खलियान हैं अच्छे बड़े। रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स हैं मतलब अच्छी पहाड़ियां हैं। लिव्ड अ यंग शेफर्ड नेम्ड रामू, एक शेफर्ड रहता है, शेफर्ड जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनको शेफर्ड बोलते हैं, जिसका नाम है रामू। He was a simple boy, honest, kind-hearted and deeply connected to nature. वो एक सिंपल बॉय है, साधारण सा लड़का है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार है, काइंड-हार्टेड है यानी अच्छा उसका दिल है, एंड डीपली कनेक्टेड टू नेचर, और नेचर से, ठीक है,
प्रकृति से वो बहुत कनेक्टेड है. His daily life revolved around tending to his flock of sheep grazing them in fields. उसकी जो डेली लाइफ है वो रिवॉल्व करती है, किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? अराउंड ट्रेंडिंग टू हिज फ्लॉक ऑफ शीप, यानी जो उसके शीप का जो फ्लॉक है, जो ग्रुप है, ठीक है, शीप के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक. जो उसकी शीप का जो ग्रुप है, फ्लॉक है, वो खेतों में चरता रहता है. चरना यानी घास चरता रहता है, यानी ग्रेजिंग इन देम इन द फील्ड्स एंड केयरिंग फॉर देम एज इफ देयर वर हिज फैमिली, दे वर हिज फैमिली, और वो उनकी ऐसे देखभाल करता है जैसे वो उसकी फैमिली और परिवार हो. Though his life was modest, Ramu always felt content for he found joy in small pleasure. उसकी जो लाइफ है वो बहुत मॉडेस्ट है, बहुत सिंपल है, और लेकिन फिर भी रामू को बहुत कंटेंट फील होता है, बहुत सेटिस्फेक्शन उसको फील होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसको इसी छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है. The chirping of birds, the gentle rustling of leaves and the warm sunlight that bathed the fields. उसको जो वो हल्की हल्की आवाज है बर्ड्स की, क्या बोलते हैं उसको, चहचहाट की जो आवाज है, जेंटल रसलिंग ऑफ लीव, जो हल्के हल्के से जो पत्तियां इधर उधर हिलती रहती हैं, एंड दी वार्म सनलाइट दैट बेथड द फील्ड्स, और जो एकदम गुनगुनी हल्की सनलाइट है जो उसके खेतों में आती है, जो खेतों को नहला देती है, ठीक है, उससे वो बहुत खुश होता है, बहुत महसूस करता खुशी को. One day, while grazing his sheep near a stream, Ramu noticed something shining partially buried in the soil. एक दिन वो ऐसे ही अपनी शीप्स को ग्रेज करवा रहा था, चरा रहा था, नियर स्ट्रीम, एक झरने के आसपास. रामू नोटिस समथिंग शाइनिंग पार्शियली बरीड इन द सॉइल. रामू ने नोटिस किया कि कुछ जमीन में गढ़ा हुआ है, और वो आधा गढ़ा हुआ है, आधा बाहर, और चमक रहा है, पार्शियली यानी आधा. Curious, he bent down and started digging carefully with his hands. अब वो बहुत क्यूरियस हो गया, नहीं बहुत इच्छुक हो गया, जिज्ञासु हो गया कि उसमें है क्या. वो नीचे झुकता है और उसको डिग करना, डिगिंग, स्टार्टेड डिगिंग, यानी उसको खोदना शुरू कर देता है, केयरफुली विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से, बहुत ध्यान से. टू हिज अमेजमेंट ही अनकवर्ड अ स्मॉल चेस्ट ऑफ ट्रेजर. अब उसकी अमेजमेंट मतलब वो बहुत हैरान था, उसे बहुत अमेजमेंट हुई, और उसने क्या देखा, छोटा सा ट्रेजर है, मतलब छोटा सा कोई खजाना है. इट कंटेन कॉइन्स, ज्वेलरी एंड प्रेशियस स्टोन्स. उसमें कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, सोने के ही होंगे, ज्वेलरी है, आभूषण, और प्रेशियस स्टोन, और बहुत महंगे स्टोन्स हैं. द साइट मेड रामूज हार्ट रेस. और जो वो देख रहा था सामने, उस दृश्य ने रामू के दिल को जोर जोर से लबडब लबडब धड़काना शुरू कर दिया. फॉर अ मोमेंट ही इमेजिन्ड व्हाट ही कुड डू विद ऑल हिज वेल्थ, ऑल दिस वेल्थ. अब थोड़े से टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि वो इतने सारे पैसे का करेगा क्या. Buying fine clothes, eating lavish meals, or owning things he had only ever dreamed about. उसने सोचा कि वो बहुत लेविश मील्स यानी बहुत शानदार, लाजवाब, लजीज खाना खाएगा, या ओनिंग थिंग्स, या चीजों को खरीदेगा, है ना, कपड़े खरीदेगा, चीजों को खरीदेगा, या उन चीजों को खरीदेगा जो उसने बस सपने में सोची थी कि ये चीजें भी मेरे पास हो सकती हैं. बट रामूज माइंड वॉज क्लियर. लेकिन रामू का माइंड एकदम क्लियर था. He was not greedy. वो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं था, बिल्कुल भी लालची नहीं था. He remembered the faces of the villagers. उसे जो गांव वाले थे उनके चेहरे याद आने लगे. Many of whom lived in poverty. उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी गरीबी में रह रहे थे. Struggling to make ends meet. Struggling to make ends meet, ये कि इडियम है. इसका मतलब होता है कि जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, ठीक है, सिर्फ मतलब जो अपना रोजी रोटी है, डेली बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए इडियम यूज होता है, स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट. ही थॉट ऑफ द ओल्ड एंड सिक. वो बूढ़े लोगों के बारे में, बीमार लोगों के बारे में सोचता है. द चिल्ड्रन हु हैड नथिंग टू प्ले विद एंड द फैमिलीज हु कुड बेयरली अफोर्ड देयर डेली मील्स. वो उन लोगों के, उन बच्चों के बारे में सोचता है जिनके पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है. उन फैमिलीज के बारे में सोचता है जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना अफोर्ड कर पाते हैं. Instead of keeping the treasure for himself, बजाय कि वो सारा खजाना अपने पास रख लेता, रामू decided to share it with the village people. रामू ने डिसाइड किया कि वो सभी सारे वेल्थ को विलेज पीपल के साथ शेयर करेगा. He brought the chest to the village. अब वो जो खजाना है, जो चेस्ट है, चेस्ट होता है तिजोरी टाइप होता है, जो बक्सा टाइप, उसको वो लेके आ गया गांव में. और जो विलेज का जो एल्डर था, जो विलेज का जो बड़ा बूढ़ा था कोई, एंड सजेस्टेड दैट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी. और उसने बोला कि इसको पूरी कम्युनिटी के लिए बांट दो, इसको सब में बांट दो, ताकि सबका भला हो जाए, वेलफेयर हो जाए. विद द गाइडेंस ऑफ द एल्डर
द ट्रेजर वॉज यूज टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ एवरीवन। और उस बड़े की गाइडेंस के साथ जो वो खजाना था वो सभी की जिंदगी को सुधारने के लिए थोड़ा थोड़ा यूज किया गया। द विलेजर्स बिल्ट अ स्मॉल स्कूल फॉर चिल्ड्रन। गांव वालों ने छोटा सा स्कूल बनाया बच्चों के लिए। रिपेयर द ओल्ड वेल्स। पुराने जो कुएं थे उनको रिपेयर कराया। एंड हेल्प फैमिलीज इन नीड। और जिन फैमिलीज को जरूरत है उनकी मदद करी। रामूज एक्ट ऑफ जेनरसिटी ब्रॉट इमेंस जॉय। और ये जो उसका दयालुता का, जेनरसिटी मतलब दयालु भाव का, दयालु भाव, जो दयालुता का जो इसका एक्ट था, जो इसका काम था, वो इमेंस जॉय लेकर आया। नॉट ओनली टू द विलेजर्स बट ऑल्सो टू हिमसेल्फ। सिर्फ विलेजर्स को नहीं, अपने उसके खुद को भी, उसको खुद को भी बहुत खुशी हुई ये सब काम करके। ही रियलाइज दैट ट्रू हैप्पीनेस ले इन गिविंग नॉट इन पोजेसिंग। उसने ये सीखा कि जो रियल हैप्पीनेस है वो देने में है, हक जमाने में नहीं है। As the news of Ramu's discovery and selfless act spread, the villagers admired him for his honesty and kindness. जैसे जैसे उसकी खबर फैलने लगी रामू की डिस्कवरी की कि उसने खजाना खोजा है, और जो उसका सेल्फलेस यानी बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ जो उसने काम किया लोगों की भलाई के लिए, लोग उसकी बहुत सराहना करने लगे, उसकी बहुत प्रेज करने लगे, तारीफ करने लगे, उसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी और उसकी काइंडनेस की। चिल्ड्रन लुक्ड अप टू हिम। बच्चे उसकी तरफ देखने लगे कि मतलब ऐसा ही हमें बनना है। एंड एल्डर्स प्रेज्ड हिम विजडम। और उसकी विजडम को जो बड़े लोग हैं वो सराहने लगे। रामू कंटिन्यूड हिज लाइफ एज अ शेफर्ड। रामू ने अपनी लाइफ को एक जो चराते हैं शेफर्ड, जो गाय भैंस और शीप चराते हैं, उसी लाइफ को अपनी को कंटिन्यू रखा। टेंडिंग हिज फ्लॉक विद द सेम केयर एंड लव। और अपनी जो शीप्स हैं उनको उतने ही प्यार से, उतने ही भाव से वो चराता रहा, उनको प्यार देता रहा, उनकी देखभाल करता रहा। बट ही नाउ कैरीड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्फलेस कम्युनिटी एंड मॉरल करेज। लेकिन अब उसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि निस्वार्थ अगर कोई सेवा की जाए, निस्वार्थ सेवा की, और जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, उसका साथ होना और उसका साथ में ग्रो करना कितना जरूरी है। और मॉरल करेज, ठीक है, कि मॉरल करेज कितनी जरूरी है, यानी कोई भी काम हम मॉरली करें ये कितना जरूरी है, ये अब उसको समझ में आया। Throughout the story, Ruskin Bond paints vivid images of village life. पूरी स्टोरी में रस्किन बॉन्ड क्या करते हैं कि जो विलेज लाइफ है उसको बताते हैं कि कैसी विलेज लाइफ होती है, उसके दृश्य हमें दिखाते हैं। द जेंटल हिल्स को दिखाते हैं, द फ्लोइंग स्ट्रीम, बहते हुए झरनों को, चैटर ऑफ विलेजेस, विलेजेस की जो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, एंड द इनोसेंस ऑफ यंग बॉय हु चूजेस गुडनेस ओवर ग्रीड। और यंग बॉय की जो मासूमियत है, जिसने ग्रीड यानी लालच से ऊपर गुडनेस को, अच्छाई को रखा। द स्टोरी इज नॉट अबाउट फाइंडिंग ट्रेजर बट ऑल्सो अबाउट डिस्कवरिंग द ट्रेजर विद इन वन सेल्फ। स्टोरी सिर्फ हमें फाइंडिंग ट्रेजर यानी खजाना खोजने के बारे में नहीं है, वो इस बारे में भी स्टोरी है कि उसने अपने अंदर का जो खजाना खोजा है कि वो कितना अंदर से प्योर था, इस बात का भी तो उसके बाद ही पता चला ना। द जॉय ऑफ गिविंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ लिविंग एन ऑनेस्ट लाइफ। उसने ये चीज भी अपने बारे में जानी कि जो देने में जो सुख है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी को जो अहमियत है, जो समाज की जो अहमियत है, एंड द इनसेटिस्फैक्शन ऑफ लिविंग अ ऑनेस्ट लाइफ। और ऑनेस्ट लाइफ जीने में यानी ईमानदार जिंदगी जीने में जो सेटिस्फैक्शन है वो किसी चीज में नहीं है। ठीक है, की कैरेक्टर्स हैं इसके। रामू, विलेज एल्डर, विलेजर्स। रामू इसका मेन कैरेक्टर जो शेफर्ड है, काइंड हार्टेड, ऑनेस्ट है। विलेज एल्डर है जिसने उसको गाइड किया और सारे ट्रेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा। और विलेजर्स बेनिफिशियरीज ऑफ रामू जेनरसिटी, यानी जिनको रामू की दयालुता से बेनिफिट मिला, वो सब विलेजर उसको सपोर्ट किया। इंपॉर्टेंट डायलॉग है इसके। वेल्थ इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट बेनिफिट्स अदर। वेल्थ कब मीनिंगफुल है, पैसा कब मतलब बनता है पैसे का, रियल में कब मतलब है, जब उससे किसी और का भी भला हो। रामूस गाइडिंग थॉट, ये रामू का थॉट है। ट्रू जॉय कम्स नॉट फ्रॉम व्हाट वी ओन बट फ्रॉम व्हाट वी गिव। जो असली हमें खुशी है वो किससे मिलती है, उससे नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि उससे कि हमने दिया क्या है। ठीक है, थीम है इसकी सेल्फलेस एंड जेनरसिटी, कम्युनिटी वेलफेयर एंड एम्पैथी, मॉरल करेज एंड ऑनेस्टी थीम है। चलिए चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। ओल्ड क्लॉक शॉप। ठीक है, ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी कोई घड़ी की दुकान है, जिसका ये चैप्टर है। लिखा है एमएच हरलॉन्ग ने। एमएच हरलॉन्ग इसके ऑथर हैं। चलिए चलते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सैम। स्टोरी घूमती है सैम के इर्द गिर्द। एक क्यूरियस इंटेलिजेंट लड़का है हु हैज फैसिनेशन फॉर ओल्ड क्लॉक्स। सैम एक लड़का है, क्यूरियस है, यंग है,
इंटेलिजेंट है, जिसका घड़ियों को लेके, पुरानी घड़ियों को लेके बहुत फैसिनेशन है, बहुत उनको देख के मतलब वो एक्साइटेड हो जाता है, बहुत उसको अच्छा लगता है उसको देखना करना. He is particularly interested in understanding how clocks work and the art of repairing them. वो किस चीज में इंटरेस्टेड रहता है कि घड़ियां कैसे काम करती हैं और उनकी जो उनको ठीक करने की क्या आर्ट है, यानी वो उसको ठीक कैसे कर सकता है, इस चीज में वो हमेशा बहुत इंटरेस्टेड रहता है. वन डे वाइल वॉकिंग थ्रू द टाउन, एक दिन जब वो जा रहा था अपने शहर में, ही नोटिसेस एन ओल्ड चार्मिंग क्लॉक शॉप दैट सीम्स आल्सो मैजिकल. उसकी नजर पड़ती है एक दुकान पर, घड़ी की दुकान पर, जो बहुत पुरानी है, चार्मिंग क्लॉक, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर घड़ियां लटकी हुई हैं, दैट सीम्स आल्सो मैजिकल, और बहुत मैजिकल भी लगती है उसको. द शॉप इज रन बाय एन एल्डरली मैन हु ट्रीट्स हिज क्लॉक्स लाइक प्रेशियस ट्रेजर्स. वो जो शॉप का शॉपकीपर है, उसको शॉप को चलाता कौन है? एक एल्डरली मैन, एक बूढ़े आदमी है जो उसको चलाते हैं. हु ट्रीट्स हिज क्लॉक्स, अब वो जो अपनी क्लॉक्स को क्या मानते हैं? प्रेशियस ट्रेजर, कोई खजाना मानते हैं अपनी क्लॉक को. सैम इज ड्रॉन टू द शॉप्स एटमॉस्फेयर, मतलब सैम तो खिंचा चला जाता है बिल्कुल, जैसे उसने घड़ियां देखी वो तो भाई हो लिया उनके पीछे पीछे कि बस मुझे तो इसी घड़ी की दुकान का इंतजार था, मैं तो ऑलरेडी फैसिनेटेड हूँ, ये घड़ी की दुकान मुझे मिल गई, और वो जो एटमॉस्फेयर है वो उसको खींच के ले जाता है. द टिक टिकिंग ऑफ क्लॉक्स, टिक टिक टिक, द टिक टिकिंग ऑफ क्लॉक्स, द ऑर्डरली अरेंजमेंट, जिस तरीके से वो प्लेस थी, अरेंज की गई थी, एंड द स्टोरीज ईच क्लॉक सीम्स टू होल्ड, क्योंकि वो पुरानी घड़ियों की दुकान थी, तो हर क्लॉक अपनी एक स्टोरी बताती है. ठीक है, क्यों? देखो, कोई भी पुराना सामान होता है ना, हमारे घरों में भी देखना, जो बहुत पुराने सामान रखे रहते हैं, हर सामान के साथ कोई ना कोई याद, कोई ना कोई कहानी जुड़ी है. तो वो स्टोरीज, वो जो क्लॉक्स थी जो इतनी पुरानी थी, उनके साथ भी डेफिनेटली कोई ना कोई कहानियां जुड़ी होंगी. He politely greets the shopkeeper and expresses his interest in clocks. अब वो बड़े politely उस shopkeeper को greet करता है, अंकल अंकल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अंकल, क्योंकि उसको तो भाई इंटरेस्ट था ना, उस क्लॉक्स में इंटरेस्ट था. द शॉपकीपर वेलकम्स हिज वार्मली एंड एक्सप्लेन्स, अब शॉपकीपर ने उसको बहुत वार्मली, बहुत अच्छे से वेलकम किया, एंड एक्सप्लेन्स दैट क्लॉक्स आर मोर देन मशीन्स, दे कैरी द एसेंस ऑफ टाइम एंड हिस्ट्री. अब उसको एक्सप्लेन करता है कि क्लॉक सिर्फ मशीन नहीं है, सिर्फ टाइम नहीं बताती हैं, दे कैरी द एसेंस ऑफ टाइम, टाइम का जो सार है, जो एसेंस है, जो सुगंध है, वो भी लेके चलती है हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री में हुआ है वो भी क्लॉक दर्शाती हैं. Sam notices a very old seemingly broken clock that nobody is in town thought could be repaired. अब सैम की नजर पड़ती है एक बहुत पुरानी और टूटी हुई घड़ी पर, जो टूटी फूटी लग रही है एकदम, और मतलब उसको लग रहा है कि पूरे टाउन में किसी को भी नहीं लगता कि वो कभी रिपेयर भी हो सकती है. The shopkeeper explained patiently how even broken clocks have value and can be restored and treated with care. अब शॉपकीपर उसको एक्सप्लेन करता है कि जो टूटी घड़ियां हैं वो भी कितनी वैल्यू रखती हैं, एंड बी रिस्टोर्ड इफ ट्रीटेड विद केयर, और उनको रिस्टोर किया जा सकता है अगर उनको ध्यान से रखा जाए तो. He begins demonstrating the repair process. अब वो अपने रिपेयर प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर देता है कि कैसे उसको सुधारा जाए, वो उसको सिखाने लगता है. Showing Sam the intricacies of each part, अब वो हर पार्ट की मैकेनिज्म सब समझाने लगता है कि गियर्स क्या है, इसमें हैंडल क्या है, सब क्लॉक्स के पार्ट होते हैं, पेंडुलम क्या है, एंड हाउ दे ऑल वर्क टुगेदर, कैसे वो एक साथ सारे काम करते हैं. While working, the shopkeeper shares life lessons with Sam. अब काम करते करते शॉपकीपर, बूढ़े शॉपकीपर हैं, बहुत तजुर्बा है जिंदगी का, अपनी जिंदगी की कहानियां भी उसको बताने लगते हैं. He tells him that patience, perseverance and attention to detail are essential not just for fixing clocks but also for life. अब वो उसको समझाता है कि देखो, सब्र, परसिवरेंस, यानी कुछ भी काम एक कंसिस्टेंसी में करना, अपने काम में लगातार लगे रहना, एंड अटेंशन टू डिटेल, और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, आर असेंशियल नॉट जस्ट फॉर फिक्सिंग क्लॉक, सिर्फ घड़ियां ठीक करने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी जीने के लिए भी जरूरी हैं. सैम ऑब्जर्व्स क्लोजली, आस्क क्वेश्चन, सैम बहुत ध्यान से सुनता है उस बातों को, आस्क क्वेश्चन पूछता है, एंड लर्न्स दैट nothing is useless if one is willing to put effort and care. और वो सीखता है कि कुछ भी यूजलेस नहीं है अगर कोई इंसान किसी चीज में एफर्ट डालता है, ध्यान से किसी चीज को सीखने की इच्छा रखता है, तो कुछ भी यूजलेस नहीं है. Finally, the old clock began
टू टिक अगेन। और जो टूटी फूटी घड़ी थी वो फाइनली दोबारा चलनी शुरू हो गई। उस टूटी फूटी, उस मरी हुई घड़ी में दोबारा से जान आ गई। फिलिंग द शॉप विद अ सेंस ऑफ ट्रिम्फ एंड अकम्प्लिशमेंट। अब पूरी जो शॉप है उसने उसको खुशी से भर दिया। ट्रिम्फ एंड अकम्प्लिशमेंट मतलब शॉप को भी लगने लगा मैंने कुछ कर लिया हासिल, अब उस शॉप को अकम्प्लिशमेंट मिल गई। द स्टोरी एंड्स विद सैम फीलिंग इंस्पायर्ड। स्टोरी खत्म होती है, सैम को लास्ट में बहुत इंस्पायर्ड फील होता है, बहुत इंस्पिरेशन उसको मिलती है। ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ ओल्ड थिंग्स। उसको पुरानी चीजों की वैल्यू समझ में आती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम एल्डर्स। उसको समझ में आ जाता है कि बड़ों से सीखने की कितनी इंपॉर्टेंस है। बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड गोल्ड, अब उसको ओल्ड इज गोल्ड समझ में आ जाता है। एंड द ब्यूटी ऑफ डेडिकेशन। और डेडिकेशन में कितनी पावर है, डेडिकेशन में कितनी खूबसूरती है। देखो कोई भी काम आप डेडिकेशन के साथ करो। आप पढ़ाई कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। आपको डेली होना चाहिए कि मुझे डेली इतना पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसा मान ही नहीं सकती मैं कि आप सक्सेसफुल ना हो। आपको शायद टाइम लग सकता है लेकिन आप सक्सेसफुल जरूर होंगे लाइफ में, ये मेरा दावा है। बशर्ते आप डेडिकेशन दिखाओ, परसिवरेंस दिखाओ और ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपना काम करो, ठीक है। द ओल्ड शॉप एंड इट्स क्लॉक बिकम अ सिंबल ऑफ विजडम। जो पुरानी दुकान थी और उसकी जो घड़ियां थी वो सब विजडम का एक सिंबल बन गई। केयर एंड पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, ध्यान, केयर का और पैसेज ऑफ टाइम का ये सिंबल बन गई। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें सैम। क्वेश्चन आ सकता है सैम कौन से चैप्टर का कैरेक्टर है, तो सैम द ओल्ड क्लॉक शॉप का कैरेक्टर है। क्यूरियस है, इंटेलिजेंट है, ईगर टू लर्न, पेशेंट लर्नर है। ओल्ड जो शॉपकीपर है वो वाइज, पेशेंट, स्किल्ड इन क्लॉक रिपेयर और मेंटर फिगर इसमें है वो। थीम है इसकी patience and perseverance are key to success. Every object, no matter how old or broken, has value. Learning from experience and elders enriches life. Dedication and care bring about transformation. इंपॉर्टेंट डायलॉग है, शॉपकीपर बोलता है एवरी क्लॉक हैज अ स्टोरी सैम, यू जस्ट नीड टू लिसन केयरफुली टू इट। ये डायलॉग शॉपकीपर का है। वो बोलता है एवरी क्लॉक हैज अ स्टोरी सैम, हर घड़ी की अपनी कहानी है, तुम्हें बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। सैम बोलता है एवरी ब्रोकन क्लॉक्स कैन टिक अगेन। और सैम का डायलॉग है कि हर टूटी हुई घड़ी दोबारा चल सकती है। एंड शॉपकीपर का डायलॉग है विद केयर एंड पेशेंस एनीथिंग कैन बी रिस्टोर्ड। अगर ध्यान से रखा जाए और उस सब्र से पेशेंस हो तो हर चीज रिस्टोर की जा सकती है, ठीक है। आ जाते हैं इस बुक के 5th चैप्टर पे जो कि है तानसेन। ऑथर है इसके रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं। ओके, सो इसकी डिटेल समरी देख लेते हैं एक बार। तानसेन, तानसेन का नाम तो वैसे आपने सुना ही होगा। तानसेन बहुत वर्ल्ड फेमस है, म्यूजिशियन है, ठीक है। Tansen, one of the most celebrated musicians of India, was a young boy born in an extraordinary gift for music. देखो ये चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, मुझे मतलब ऐसी वाइब आ रही है इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो जो रियल लाइफ से जो कनेक्ट करते हैं ना जो हमें, और ये तानसेन हो गया है ना, एक और एवलीन है। एवलीन करके एक कैरेक्टर आप आगे पढ़ोगे, 9th-10th क्लास में पढ़ोगे, तो उसमें भी एक कैरेक्टर है म्यूजिक का। उसमें 2 कैरेक्टर्स के बारे में, बिस्मिल्लाह खान और एवलीन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है उसमें पीवाईक्यूज में, तो ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। तानसेन, वन ऑफ द, एक सेकेंड, कलर चेंज, यस। तानसेन, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया, was a young boy born with an extraordinary gift for music. तानसेन बहुत फेमस म्यूजिशियन है इंडिया के। वॉज अ यंग बॉय, एक यंग लड़का था जिसको मतलब एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट के साथ, यानी म्यूजिक के लिए एक प्रेम के साथ, एक म्यूजिक के एक टैलेंट के साथ वो पैदा हुआ था। फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज ही डिस्प्लेड अनमैच्ड टैलेंट। हिज वॉइस वॉज मेलोडियस एंड हिज सेंस ऑफ रिदम एंड मेलोडी वॉज रिमार्केबल। बहुत छोटी उम्र से ही उसका जो टैलेंट था वो मतलब अनमैच था। अनमैच मतलब रेयर टैलेंट था, किसी के पास नहीं था ऐसा टैलेंट। हिज वॉइस वॉज मेलोडियस, उसकी आवाज एकदम सुरीली थी। एंड हिज सेंस ऑफ रिदम एंड मेलोडी वॉज रिमार्केबल। और उसका जो सेंस ऑफ रिदम थी, मतलब उसकी जो पकड़ने की, म्यूजिक को पकड़ने की और गाने की, मेलोडी की जो क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत एकदम सुपर्ब थी। तानसेन चाइल्डहुड वॉज सिंपल। तानसेन का जो बचपन एकदम सिंपल था। स्पेंड इन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के ही छत्र छाया में उसका जो बचपन है वो गुजरा है। बट म्यूजिक बिकेम द सेंटर ऑफ हिज लाइफ, लेकिन म्यूजिक उसकी लाइफ का सेंटर बन गया। ही वुड ऑफन सिट अंडर ट्रीज एंड सिंग, वो पेड़ों के नीचे बैठ जाया करता था और गाना गाया करता था। इमिटेटिंग द साउंड्स ऑफ बर्ड्स,
एंड रस्लिंग ऑफ लीव्स, बर्ड्स की जो साउंड है उनको वो इमिटेट करता था, और रसलिंग ऑफ लीव्स यानी लीव्स की जो रसल बसल होती थी उसको वो सुनता था, है ना, उसको वो इमिटेट करता था। प्रैक्टिसिंग द आर्ट्स विदाउट रियलाइजिंग द पैसेज ऑफ टाइम। प्रैक्टिसिंग द आर्ट्स मतलब वो घंटों तक प्रैक्टिस करता रहता था और उसको टाइम का भी पता नहीं चलता था कि टाइम कैसे बीत गया। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे अब वो बड़ा होता है, हिज मास्टरी ओवर क्लासिकल रागाज, जो क्लासिकल राग होते हैं वो डिपेंड, उसकी जो मास्टरी है उनमें बढ़ती चली जाती है, जो क्लासिकल राग होते हैं। ही कुड सिंग राग दैट मिरर्ड द मूड्स ऑफ नेचर, वो ऐसे राग को भी गाता था, गा सकता था जो नेचर के जो मूड्स हैं उनको भी रिफ्लेक्ट करते थे। जॉय है, जैसे नेचर की जो जॉय अगर है, सॉरो है, पीस है, एनर्जी है, ऐसे राग गाता था। म्यूजिक में बहुत पावर होती है, देखो दिस म्यूजिक हैड द पावर टू मूव हार्ट्स एंड इन्फ्लुएंस माइंड्स, उसके जो म्यूजिक में इतनी ताकत थी कि वो दिलों को भी मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता था और माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता था। स्टोरीज ऑफ हिज मिरेक्युलस पावर्स स्प्रेड फार एंड वाइड, अब उसकी जो ये कहानियां हैं, उसकी जो ये मिरेक्युलस पावर्स हैं कि अब उसके म्यूजिक में इतनी जो उसको गुण है जो उसका, उसकी कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। इट वॉज सेड दैट वेन ही सैंग राग मेघ मल्हार क्लाउड्स वुड गैदर एंड रेन वुड पोर, ये तक कहा जाता है कि जब वो मेघ मल्हार वाला राग सुनाता था तो जो क्लाउड्स है वो भी इकट्ठे हो जाते थे, एंड रेन वुड पोर, और बारिश आने लगती थी। व्हेन ही सैंग राग दीपक, जब वो राग दीपक गाता था, फायर वुड स्पार्क एंड लैम्प्स वुड लाइट अप विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना किसी इंसान के जलाए दीपों में दीप जब जल जाते थे, लाइट स्पार्क लग के उनमें भी दीप जल जाते थे जब वो राग दीपक गाता था, इतनी उसकी म्यूजिक में पावर थी। तानसेन्स म्यूजिक was not just entertainment, it was believed to connect the human soul with nature itself. तानसेन का जो म्यूजिक था वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो ह्यूमन की सोल को नेचर से कनेक्ट करवा देता था, ऐसा म्यूजिक उसका था। Emperor Akbar, one of the greatest rulers of India, was fascinated by the tales of तानसेन। जो अकबर जो राजा था, बहुत ग्रेटेस्ट जिसने रूल किया है इंडिया के ऊपर, वो उसके जो तानसेन का म्यूजिक था उससे बहुत फैसिनेट, बहुत खुश हुआ। एबिलिटी टू कंट्रोल नेचर थ्रू म्यूजिक, मतलब उसकी इस एबिलिटी से कि वो केवल अपने म्यूजिक से नेचर को भी कंट्रोल कर सकता है, इस बात से वो बहुत हैरान हुआ, बहुत खुश हुआ। ही इन्वाइटेड तानसेन टू हिज कोर्ट, उसने अपने दरबार में तानसेन को बुलाया। ऑफरिंग हिम अ प्लेस अमंग द 9 ज्वेल्स, अकबर के जो 9 रत्न थे, 9 रत्नों में उसने अपने उसको तानसेन को जगह दी, ऑफर दिया कि वो उसके 9 रत्नों में से एक बन सकता है। द 9 मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स इन अकबर्स रॉयल कोर्ट, जो अकबर की जो शाही दरबार था उसमें जो 9 रत्न थे उसमें से एक वो बन सकता है अगर वो उसके साथ आता है तो। तानसेन एक्सेप्टेड बट ही रिमेन हम्बल एंड डेडिकेटेड, तानसेन ने उसका ऑफर स्वीकार किया, लेकिन ऐसा होने के बाद, अकबर के 9 रत्नों में से एक होने के बाद भी वो एकदम हम्बल रहा और डेडिकेटेड रहा अपने काम में। इन द कोर्ट ही परफॉर्म्ड फॉर द एम्परर कोर्टियर्स एंड विजिटिंग डिग्नेटरीज, जो भी अपने राजा के लिए और जो राजा के दरबारी थे उसके लिए, और जो डिग्नेटरीज यानी जो जो टाइम टाइम पर जो गेस्ट आते रहते थे, जो बड़े बड़े शाही गेस्ट आते थे, वो उनके लिए परफॉर्म करता रहता था। परफॉर्मेंस वर लेजेंडरी, जो परफॉर्मेंस थी वो लेजेंडरी होती थी। इवन दोज हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ रागास वर मूव टू टीयर्स बाय डेप्थ ऑफ म्यूजिक, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी होती थी ना कि जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं थे ना म्यूजिक की भी, वो भी म्यूजिक से मतलब रोने लगते थे। डिस्पाइट फेम डिस्पाइट फेम तानसेन नेवर अलाउड प्राइड टू अफेक्ट हिज हार्ट, इतना मतलब फेम नाम होने के बाद भी उसने कभी भी घमंड को अपने सिर पे चढ़ने नहीं दिया, अपनी आर्ट को अफेक्ट होने नहीं दिया। ही प्रैक्टिस डेली, वो डेली प्रैक्टिस करता था, ओपन फॉर आवर्स, घंटों तक प्रैक्टिस करता रहता था। रिफाइनिंग हिज वॉइस, अपनी आवाज को सुधारता था, एंड लर्निंग न्यू कंपोजिशन, और नई चीजें वो सीखता रहता था। हिज डेडिकेशन वॉज अ लेसन टू ऑल, ट्रू मास्टरी कम्स नॉट फ्रॉम टैलेंट बट अलॉन फ्रॉम नॉट टैलेंट अलॉन बट फ्रॉम डिसिप्लिन, डिवोशन एंड परसिवरेंस। उसकी जो ये मास्टरी, उसकी जो ये जिंदगी है वो हमें क्या सिखाती है कि जो ट्रू मास्टरी है वो सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि डिसिप्लिन से, डिवोशन से और परसिवरेंस से। यानी आपके पास अगर टैलेंट है लेकिन आप उसमें उस टैलेंट के साथ साथ अगर आप डिसिप्लिन हो, डिवोशन हो और लगातार अपने काम को करते हो, सीखते रहते हो नई नई चीजें, तो आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हो। तानसेन्स इन्फ्लुएंस
एक्सटेंडेड बियॉन्ड द कोर्ट। अब तानसेन का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके कोर्ट से बाहर भी इन्फ्लुएंस होने लगा। पीपल बिलीव्ड हिज म्यूजिक कुड हील द सिक। अब लोगों को लगने लगा कि उसका जो गाना है ना, उसका जो म्यूजिक है वो बीमार लोगों को ठीक कर सकता है, डिस्ट्रेस लोगों को एकदम आराम पहुंचा सकता है, और ट्रबल माइंड को, यानी किसी का दिमाग अगर अशांत है तो उसको शांत भी कर सकता है। हिज लीजेंड स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। अब उसका जो ये पूरा लेजेंड है, यानी उसकी जो इतनी अच्छी बातें हैं, उसका जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, वो पूरे इंडिया में फैल गई, इंस्पायरिंग जनरेशंस फॉर म्यूजिक। और म्यूजिशियंस की जो जनरेशन है उसको वो इंस्पायर आज भी करते हैं। Ruskin Bond describes तानसेन नॉट जस्ट एज म्यूजिशियन बट एज अ मैन ऑफ ह्यूमिलिटी। रस्किन बॉन्ड तानसेन के बारे में बताते हैं वो सिर्फ म्यूजिशियन नहीं है, लेकिन वो कितने मतलब ह्यूमिलिटी, उसको ह्यूमिलिटी, उसकी दयालुता को, उसकी हम्बलनेस को दिखाते हैं, और उसकी डेडिकेशन को। हिज लव फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए उसके प्यार को दिखाते हैं। हिज एबिलिटी टू मर्ज इमोशन विद टेक्निकल स्किल, उसकी एबिलिटी कि वो कैसे इमोशन को टेक्निकल स्किल के साथ एमर्ज कर सकता है। एंड हिज डिवोशन टू लर्निंग मेड हिम अ सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। उसको दिखाते हैं कि उसका जो डिवोशन है लर्निंग का, कैसे उसमें वो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस लेके आ पाता है। द स्टोरी शोज दैट टैलेंट इज अ सीड दैट फ्लोरिश ओनली व्हेन नर्चर्ड विद पेशेंस। स्टोरी हमें सिखाती है कि जो टैलेंट एक सीड है वो तभी बड़ा होता है जब उसको पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ और हम प्रैक्टिस के साथ बड़ा किया जाए। तानसेन्स लाइफ वाज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नेचुरल एबिलिटी, हार्ड वर्क एंड मॉरल इंटीग्रिटी। तानसेन की जो जिंदगी है परफेक्ट एग्जांपल है नेचुरल एबिलिटी यानी टैलेंट का, हार्ड वर्क और मॉरल इंटीग्रिटी का। कैरेक्टर्स हैं इसके तानसेन, एम्परर अकबर और कॉर्टियर। तानसेन लेजेंडरी म्यूजिशियन था, हमें पता ही है। एम्परर पार्ट पैट्रन ऑफ आर्ट्स, डीपली रिस्पेक्टफुल टैलेंट मतलब उसने किया, उसका टैलेंट को रिस्पेक्ट किया। Important thoughts and dialogue है, music has the power to touch hearts and nature alike. Dedication and practice are the true paths to mastery. Theme है इसकी power of art, discipline and devotion, humility and greatness. Next chapter आ जाते हैं इसका, The Monkey and the Crocodile. चैप्टर है, इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अगेन इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। समरी है इसकी, इन अ डेंस फॉरेस्ट नियर अ वाइल्ड रिवर। हम पढ़ रहे हैं मंकी एंड दी क्रोकोडाइल। ये शायद आपने पढ़ी भी हो स्टोरी, है ना, कहीं आपने पहले पढ़ी होगी, आई एम श्योर। मैंने तो ये स्टोरी इस बुक के अलावा भी पढ़ रखी है। इन अ डेंस फॉरेस्ट नियर अ वाइड रिवर अ क्लेवर मंकी लिव्ड अटॉप अ लार्ज जामुन ट्री। एक डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगल में, बहुत एक वाइड सी, बहुत चौड़ी सी एक नदी है जिसपे एक क्लेवर, बहुत चालाक मंकी रहता है। मंकी वैसे चालाक ही होते हैं। लिव्ड अटॉप अ लार्ज जामुन ट्री, रियल में मंकी चालाक ही होते हैं। लिव्ड अटॉप अ लार्ज जामुन ट्री, लार्ज जामुन ट्री के ऊपर वो रहता है। द मंकी वॉज प्लेफुल, इंटेलिजेंट एंड लव्ड द स्वीट फ्रूट्स ऑफ द ट्री। अब मंकी बहुत प्लेफुल था, सभी मंकीज प्लेफुल होते हैं। इंटेलिजेंट था एंड लव्ड द स्वीट फ्रूट्स ऑफ द ट्री, और उस पेड़ के मीठे मीठे फल खाना, जामुन खानों से अच्छा लगता था। नॉट फार अवे अ क्रोकोडाइल लिव्ड इन द रिवर विद हिज फैमिली। अब उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं, क्रोकोडाइल रहता था उसी के आसपास, उस नदी में, अपनी फैमिली के साथ। ओवर टाइम द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फ्रेंड्स। अब समय के साथ वो दोनों पास रहते थे, मंकी और क्रोकोडाइल दोस्त बन गए। दे शेयर फ्रूट्स। ये बहुत मतलब इंटेलिजेंस की तो स्टोरी है ही, साथ में एक मतलब एक सरकास्टिक स्टोरी भी, एक मजाक की स्टोरी भी है। दे शेयर्ड फ्रूट्स, वो फ्रूट शेयर करते थे। एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे के साथ रहना उन्हें अच्छा लगता था, और एक दूसरे के ऊपर लगभग थोड़ा विश्वास भी वो करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल्स वाइफ, ड्रिवन बाय ग्रीड, डिसाइडेड शी वांटेड द मंकीज हार्ट। अब एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ ने अपने पति से, क्रोकोडाइल से, बहुत अजीब सी एक डिमांड रख दी कि उसे चाहिए मंकी का हार्ट, यानी मंकी का दिल चाहिए। अब मंकी ठहरा क्रोकोडाइल का दोस्त। अब भाई दिक्कत हो गई कि क्रोकोडाइल की पत्नी ने तो डिमांड ही इतनी लाजवाब रख दी कि उसको तो मंकी का दिल ही चाहिए, अपने पति के दोस्त का दिल चाहिए। बिलीविंग इट वुड मेक हर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, उसको लगा कि उसको खा के वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाएगी। शी परसुएडेड हर हस्बैंड टू ब्रिंग द मंकी टू हर होम। अब उसने अपने पति को जोर दिया कि वो मंकी को घर लेकर आए, ठीक है, ताकि वो उसका मार के उसको उसका दिल खा ले। द क्रोकोडाइल
द क्रोकोडाइल टॉर्न बिटवीन लॉयल्टी एंड हिज वाइफ्स इंसिस्टेंस। अब भाई वो फंस गया, क्रोकोडाइल फंस गया धर्म संकट में कि अब वो क्या करे, करे तो वो क्या करे। एक तरफ तो उसकी लॉयल्टी है, यानी उसका दोस्त है भाई, दोस्त के दिल को वो कैसे खा दे देगा उसको, अपनी वाइफ को। और एक तरफ वाइफ उसकी इतना इंसिस्ट कर रही है, इतना जोर लगा रही है कि वो मंकी को लेके आए और उसको वो मारेगी, खाएगी। अब वो फंस गया। अब invited the monkey onto his back to cross the river intended to fulfill his wife's wish। अब भाई वो मतलब उसके जोर देने पर, अपनी वाइफ के जोर देने पर दिल पे पत्थर रख के क्रोकोडाइल ने मंकी को इनवाइट किया कि वो उसके पीठ के ऊपर बैठ के नदी पार करके चले उसके घर। और उसकी वाइफ ने उसको बुलाया है अपनी वाइफ की इच्छा को पूरा करने के लिए। उसने बताया नहीं उसको कि तुम्हारा दिल खाने, ऐसे तो मंकी आएगा नहीं ना। उसने तो बस ये बोला है कि चलो तुम्हें मेरी वाइफ ने दावत पे बुलाया है और चलो चलते हैं। हाफ वे अक्रॉस द रिवर द क्रोकोडाइल रिवील द ट्रूथ। अब आधे रास्ते में जब वो पहुंच जाते हैं तो क्रोकोडाइल उसको सच बता देता है कि तुम्हें मैं क्यों लेकर जा रहा हूँ, कहाँ लेकर जा रहा हूँ, क्यों लेकर जा रहा हूँ। तब मंकी दो शॉक्ड रिमेन्ड काम। अब मंकी हो गया हैरान, फिर भी वो रहा शांत। मंकी था इंटेलिजेंट, अब वो हो तो गया हैरान। अब वो सोचा अबे ये तो मतलब मरवा देगा आज मुझे, ये तो मुझे लेके जा रहा है थाल में परोसने के लिए, मेरा तो दिल निकलवा के उसको खवा देगा। अब दिक्कत आ गई। अब मंकी सोचा क्या करे। अब मंकी दिमाग लगाने लगा, था वो शांत एकदम, ठीक है, बहुत सोच रहा। हिज माइंड रेस्ड एज ही रियलाइज्ड दैट पैनिक वुड बी डेंजरस। अब वो मतलब उसका माइंड मतलब दौड़ने लगा जब उसको रियलाइज हुआ कि पैनिक खतरा हो सकता है। अगर उसने हड़बड़ी दिखाई तो उसको क्रोकोडाइल वही मार के ना खा जाए कहीं, है ना, वही मार के उसका मंकी का दिल ना ले जाए। अब उसको लगा कि ये तो भाई खतरे की बात है। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है देखो ये। यूजिंग हिज विट ही सेड। अब उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया, विट यानी अपनी चतुरता का, अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसको पता चल गया कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। अब उसने बोला, ओ डियर फ्रेंड, हाउ कुड आई लीव माई हार्ट बिहाइंड। अरे अरे यार, मैंने तो अपना जो दिल है वो तो पीछे ही छोड़ दिया। इट स्टिल इन द ट्री। मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया। इफ यू लेट मी गो आई विल रिटर्न विद इट। अगर तुम मेरे साथ चलो, मुझे जाने दो, तो मैं लेके आ जाता हूँ अपने दिल को। द क्रोकोडाइल बिलीविंग द मंकीज वर्ड्स स्वैम बैक टू द रिवर बैंक। और क्रोकोडाइल ने उसके ऊपर कर लिया विश्वास कि मंकी सही कह रहा है, मंकी ने दिल छोड़ दिया अपना। अब वो चला गया वापस, बोला ठीक है तुम मेरे साथ चलो वापस और फिर अपना दिल लेके आना। बोला ठीक है चलो। एज सून एज दे रीच द ट्री। अब जैसे ही वो ट्री के पास पहुंचते हैं, द मंकी जम्प्ड ऑफ द क्रोकोडाइल्स बैक सेफ एंड फ्री। अब मंकी कूद के फटाफट से बैठ जाता है ट्री के ऊपर, एकदम फ्री हो जाता है, सेफ। द मंकीज क्लेवरनेस सेव्ड हिज लाइफ। मंकी की जो क्लेवरनेस है उसने उसकी जिंदगी को बचा लिया, नहीं तो आज तो मंकी गया समझो, गया ही था समझो। ही रियलाइज दैट ट्रस्ट मस्ट बी कॉशियस एंड दैट इंटेलिजेंस कैन ऑफन ओवरकम ब्रूट स्ट्रेंथ। अब उसने ये रियलाइज किया कि विश्वास भी सोच समझ के करना चाहिए, हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। एंड दैट इंटेलिजेंट कैन ऑफन ओवरकम ब्रूट स्ट्रेंथ। कभी कभी हर, वो कहते हैं ना कि शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी कुछ लड़ाइयां बुद्धि से भी जीती जाती हैं, ठीक है। तो ये जो लड़ाई थी, ये जो चैलेंज था, वो उसने स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपने इंटेलिजेंस से ओवरकम किया। द क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड लर्न द डेंजर ऑफ डिसेप्शन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी। दूसरी तरफ जो क्रोकोडाइल है उसने ये समझा कि खतरा समझा डिसेप्शन का, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी की, लॉयल्टी की इंपॉर्टेंस उसने समझी। रस्किन बॉन्ड नरेट्स द इवेंट विविडली शोइंग द टेंशन ऑफ द रिवर क्रॉसिंग। रस्किन बॉन्ड ने स्टोरी में और थोड़ा सा अच्छे इलेबोरेट करके इसको समझाया है कि जो रिवर में क्रॉस तो उसमें वहां कितनी टेंशन हुई, ये सब। फियर, क्विक थिंकिंग ऑफ द मंकी एंड द रिलीफ ऑफ द लेसन एट द एंड, और लास्ट में एकदम रिलीफ। तो थी ना ये सरकास्टिक स्टोरी, सरकास्टिक भी थी, अच्छी भी थी, है ना, अच्छी स्टोरी थी। याद रहेगी आपको ये स्टोरी, मुझे नहीं लगता आप ये कभी भी भूलोगे, मंकी एंड क्रोकोडाइल वाली, ठीक है। सुनाना अपने घर में किसी को भी सुनाना आप ये स्टोरी। की कैरेक्टर्स है इसमें, मंकी है, क्रोकोडाइल की वाइफ है। मंकी बहुत क्लेवर, क्विक विटेड, सर्वाइव थ्रू इंटेलिजेंस। क्रोकोडाइल इनिशियली लॉयल बट लेकिन मिसलीड बाय हिज वाइफ। उसकी जो वाइफ है मिसलीड कर देती है, उसको मिसलीड करती है, आई मीन क्रोकोडाइल्स वाइफ है डिसीटफुल है एंड ग्रीडी है। मतलब वो तो अच्छी नहीं थी ना, मंकी का उसके दोस्त का दिल ही मांग लिया उसने, क्या ही अच्छी है फिर वो। इंपॉर्टेंट डायलॉग है, ब्रेन्स आर स्ट्रॉन्गर देन ब्रॉन। यानी जो हमारा दिमाग है वो हमारी शारीरिक क्षमता से ज्यादा मजबूत होता है। ट्रस्ट मस्ट बी अर्नड एंड केयरफुली गिवन। विश्वास
हमें जीतना चाहिए और बहुत सोच समझकर किसी को पर विश्वास करना चाहिए। थीम है इसकी इंटेलिजेंस ओवर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट एंड बिट्रेयल, क्विक थिंकिंग इन डेंजर, ये इसकी थीम है। चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे, द वंडर कॉल्ड स्लीप। ऑथर है इसके रस्किन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट मिराक्युलस गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो स्लीप है यानी जो नींद है वो बहुत मिराक्युलस गिफ्ट है नेचर का। एंड दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स इट्स इंपॉर्टेंस इन अ वे दैट बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स कैन अंडरस्टैंड। अब ये जो चैप्टर है ये किस तरीके से हमें दिखाता है कि जो स्लीप है वो गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, बहुत मिराक्युलस गिफ्ट है। एंड दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स इट्स इंपॉर्टेंस इन अ वे दैट बोथ चिल्ड्रन, और इस तरीके से चैप्टर समझाता है कि बच्चे और बड़े दोनों ही समझ सकते हैं। रस्किन बॉन्ड बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग हाउ Ruskin Bond begins by describing how all living creatures, from the tiniest insect to human, need sleep to survive. Ruskin Bond इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में, चाहे वो छोटा से छोटा इंसेक्ट हो चाहे ह्यूमन हो, सभी को नींद की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। Sleep is not merely a pause in activity, it's a time when the body and mind rejuvenate, repair and restore themselves. नींद सिर्फ एक्टिविटी को पॉज करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक टाइम है जब हमारी बॉडी और माइंड को रिजुविनेट, यानी बॉडी और माइंड हमारा हील ही नींद के टाइम करता है, रिपेयर होता है एंड रिस्टोर देमसेल्फ, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करता है। बॉन्ड टेक्स द रीडर ऑन अ जर्नी थ्रू द लाइव्स ऑफ एनिमल्स, शोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ स्लीप पैटर्न्स। सम एनिमल्स स्लीप फॉर ओनली फ्यू आवर्स। अब जो बॉन्ड है वो रीडर को एक जर्नी पे लेके जाता है एनिमल्स की लाइफ्स के थ्रू, की डाइवर्सिटी दिखाता है स्लीप पैटर्न्स पे। कोई थोड़ी देर के लिए सोता है, कोई बहुत दिनों के लिए सो जाता है, कोई कुछ घंटों के लिए सोता है। वाइल अदर स्लीप डीपली, है ना, कुछ घंटों के लिए, कुछ लोग बहुत देर तक, मतलब कुछ एनिमल्स बहुत डीपली सोते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मतलब दिन के ज्यादा टाइम सोते रहते हैं। बर्ड्स ऑफन टेक शॉर्ट नैप, बर्ड्स भी छोटी छोटी नींद लेते हैं। देयर एज लायंस एंड टाइगर में स्लीप फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस, लायंस और टाइगर लंबे लंबे टाइम के लिए सोते हैं। ह्यूमंस टू रिक्वायर सफिशिएंट रेस्ट, इंसानों को भी सफिशिएंट रेस्ट की जरूरत होती है, स्पेशली चिल्ड्रंस, खासतौर पे बच्चों पर। हुज बॉडीज एंड ब्रेन्स आर स्टिल ग्रोइंग, जिनकी बॉडी और ब्रेन अभी भी ग्रो कर रहे हैं। स्लीप अलाउज बॉडी टू हील, स्लीप से हमारी बॉडी क्या होती है, हील होती है। ठीक, हेल्प्स द माइंड कंसोलिडेट मेमोरीज एंड इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड एनर्जी लेवल, हमारे माइंड को वो कंसोलिडेट करने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में, एनर्जी लेवल बढ़ाने में स्लीप हमारी, नींद हमारी मदद करती है। The chapter describes the stages of sleep. चैप्टर स्लीप्स की स्टेजेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली ज्यादा स्टोरी नहीं है इस चैप्टर में, स्लीप के बारे में बताई, नींद के बारे में बताया गया है। द इंपॉर्टेंस ऑफ डीप स्लीप, गहरा सोने की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड द इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्रीवेशन, यानी अगर नींद बिछड़ जाती है या नींद नहीं आती है तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बॉन्ड एम्फसाइजेस दैट इग्नोरिंग स्लीप कैन लेड टू पुअर हेल्थ, अगर हम स्लीप को इग्नोर करते हैं, अगर हम सोते ढंग से प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, प्रॉपरली नींद हम नहीं लेते हैं अपनी, तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हम इरिटेट हो सकते हैं, इरिटेबल हो सकते हैं, एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम भी इससे इफेक्ट हो सकता है। ही ऑल्सो हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन, अब सोते सोते जो हम इमेजिन करते हैं, जो हमें सपने आते हैं, उसकी भी ब्यूटी को इसमें एक्सप्लेन करता है। विच फ्लरिश ड्यूरिंग स्लीप एनरिचिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस को एनरिच करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें नींद के बारे में बताया और कुछ भी नहीं है। थ्रू विविड डिस्क्रिप्शन के थ्रू, बहुत अच्छे लाइवली डिस्क्रिप्शन इसमें दिखाते हैं बॉन्ड, मेक्स रीडर रियलाइज दैट स्लीप इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम बट अ वाइटल प्रोसेस टू सस्टेन लाइफ। अब जेम्स बॉन्ड बोल रही हूँ, रस्किन बॉन्ड इसमें बताते हैं कि जो स्लीप है, जो नींद है, वो टाइम वेस्ट का कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी वाइटल प्रोसेस है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। बाय रिस्पेक्टिंग स्लीप एंड मेंटेनिंग और रूटीन, स्लीप की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रूटीन को मेंटेन करना चाहिए। ह्यूमन कैन एनहांस देयर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ह्यूमन अपने मेंटल और फिजिकल वेलबींग को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, की कैरेक्टर इसमें नरेटर हैं, ऑफ कोर्स। एनिमल्स के बारे में बताया, लाइन, बर्ड, इंसेक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट थॉट है इसमें, डायलॉग है, स्लीप इज अ नेचुरल वंडर दैट हील्स एंड रिफ्रेश द माइंड एंड बॉडी, इसको ध्यान रखेंगे तो नाम याद आ जाएगा, जब वंडर या आएगा और स्लीप आएगा तो याद आ जाएगा वंडर्स ऑफ स्लीप। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, थीम है इसकी हेल्थ एंड रिजुविनेशन, बैलेंस इन लाइफ। 8 चैप्टर, जो कि बुक का भी नाम है वही चैप्टर का भी नाम है, द पैक्ट विद द सन, सईदा स्टोरी। ये स्टोरी लिखी है हमारे द लेजेंडरी, मेरे पर्सनल फेवरेट
ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अगर किसी इनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज मेरे कहने पर इनकी एक बार ऑटोबायोग्राफी आप जरूर पढ़िएगा। इनकी एक छोटी सी बुक भी आती है, ऑटोबायोग्राफी थोड़ी इनकी बड़ी है, अगर ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़नी तो छोटी सी बुक भी है, स्टोरीज करके, स्टोरीज ऑफ कलाम करके एक छोटी सी बुक आती है इनकी, जिसमें इन्होंने खुद ही अपनी बुक्स के अपनी स्टोरीज को बताया है, तो वो पढ़िएगा। बहुत इंस्पायर करेगी आपको, आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे कम रिसोर्सेज होने पर भी कैसे अपनी लाइफ को जिया जा सकता है और कैसे अपनी लाइफ को ग्रेट एंड लेजेंडरी बनाया जा सकता है। ठीक है, ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, साइंस के लेवल को इंडिया में इन्होंने कहां से कहां पहुंचाया था, और बहुत ही हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत मॉडेस्ट ही आदमी थे, इतने टैलेंटेड थे। अपनी स्टोरीज को उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो प्लीज मेरे इंसिस्टेंस पे आप इनकी वो बुक जरूर पढ़िएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, पढ़ते हैं इनकी स्टोरी को, सईदा स्टोरी, सईदा की ये स्टोरी है, पढ़ते हैं। लिखी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। चलिए, सईदा's mother had been unwell for some time। सईदा की जो मदर है, सईदा इसमें कैरेक्टर है, जिनकी जो मदर हैं वो कुछ टाइम से बहुत बीमार है। डिस्पाइट कंसल्टिंग डॉक्टर्स एंड फॉलोइंग ट्रीटमेंट, हर रिकवरी वॉज स्लो। वो डॉक्टर से भी कंसल्टेशन ले रहे थे, ट्रीटमेंट्स को भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी रिकवरी बहुत स्लो हो रही थी। वन डॉक्टर एडवाइज्ड एक्सपोजर टू सनलाइट एज अ नेचुरल थेरेपी। एक डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि वो सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा लें अपनी बॉडी में, और ये एक नेचुरल थेरेपी की तरह काम करेगा। Believing in the healing properties of the sun's warmth and light, Saida's devoted and loving decided to ensure that her mother received sunlight every day। अब उसने डॉक्टर की बात को माना कि मतलब सनलाइट में प्रॉपर्टी होती है वार्म की, गर्माहट की, तो उसने इस बात पर बिलीव करके उसने बात को माना और अपनी मदर को इंश्योर किया कि उसकी जो मदर है वो सनलाइट रोज ले। She carefully positioned her mother near a sunny window। उसने बड़े ध्यान से अपनी मदर को एक विंडो के पास बिठा देती थी वो, ताकि वहां पर सनलाइट आए। और समटाइम टुक हर आउटडोर्स इन द मॉर्निंग, कभी कभी वो सुबह सुबह उनको बाहर भी लेके जाती थी। ensuring she absorbed the light without being exposed to harsh heat। और वो इंश्योर करती थी कि वो उनको सनलाइट मिले और बहुत ज्यादा हार्श हीट ना मिले। तो सनलाइट भी अगर लेते हैं ना, मैं एक बात आपको बताती हूँ, जब भी हम सनलाइट लेते हैं तो सनलाइट सुबह सुबह की सनलाइट के कैटेगरी में आती है, मतलब जो हमें फायदा करती है। बाकी दोपहर में 1 बजे बाहर बैठ जाने से वो सनलाइट इज हार्मफुल। ठीक है, और जो सुबह सुबह हम सनलाइट लेते हैं 8 से 9, जो पहली किरणें सूरज की निकलती हैं वो बहुत अच्छी होती है, उनसे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सईदा ट्रीटेड हिज टास्क एज अ पैक्ट विद द सन। अब देखो नाम है स्टोरी का, अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, अब सईदा ट्रीटेड हिज टास्क, अब उसने उस टास्क को कैसे ट्रीट करना शुरू कर दिया, अ पैक्ट विद द सन, यानी वो उसका सूरज से कोई लेना देना चल रहा है। सिमिलर टू डॉक्टर कलाम्स ओन चाइल्डहुड पैक्ट टू राइज अर्ली एवरी डे। और ये किस चीज से सिमिलर है कि जो डॉक्टर कलाम का जो खुद का जो चाइल्डहुड का पैक्ट था कि वो भी डेली सुबह सुबह डेली जल्दी उठ जाते थे। शी बिलीव दैट कंसिस्टेंट केयर, होप एंड फेथ इन नेचर्स पावर कुड एड रिकवरी। उस वो बिलीव करती थी कि जो कंसिस्टेंट केयर है, अगर लगातार केयर की जाए, उम्मीद रखी जाए और नेचर में विश्वास रखा जाए, तो नेचर में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी रिकवरी को एड करा सकती है, किसी भी रिकवरी को करा सकती है। ओवर डेज एंड वीक्स, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक हर मदर ग्रेजुअली इंप्रूव, उसकी जो मदर है उसमें धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे सुधार आने लगा। द चैप्टर एम्फसाइजेस द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। तो चैप्टर है वो हीलिंग पावर, यानी जो नेचर की हीलिंग पावर है कि नेचर हमें कैसे ठीक कर सकती है, इस पावर के ऊपर जोर देता है। शोइंग दैट स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस कंबाइंड विद लव, केयर एंड फेथ कैन क्रिएट रिमार्केबल रिजल्ट। ये दिखाता है कि जो स्मॉल कंसिस्टेंट हमारे एक्शंस हैं, है ना, अगर हम प्यार से, ध्यान से किसी चीज को किया जाए तो हमें उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। रस्किन बॉन्ड एंड डॉक्टर कलाम्स स्टोरी टेलिंग स्टाइल कन्वेज बोथ फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड इमोशनल डेप्थ। इसमें फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, इमोशनल डेप्थ के बारे में बताया। द रीडर लर्न्स द वैल्यू ऑफ होप। रीडर होप की वैल्यू को समझता है, पेशेंस और परसिवरेंस की वैल्यू। देखो पूरी बुक इसी थीम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, होप, पेशेंस एंड परसिवरेंस। बुक का नाम है इसलिए, अ पैक्ट विद द सन। जस्ट एज द सन राइजेस विदाउट फेल ईच डे, जैसे ही सूरज बिना, मतलब नेचर से सीखना चाहिए, नेचर बिना किसी दिन फेल हुए डेली सूरज उगता है,
कंसिस्टेंट रहता है, एफर्ट लगाता है, और उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखनी चाहिए और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रहना चाहिए। ठीक है। की कैरेक्टर इसमें सईदा, सईदा की मदर के बारे में, सन इसमें सिंबॉलिक है। इंपॉर्टेंट थॉट डायलॉग, द सन हैज द पावर टू हीट, सन में पावर होती है हील करने की, ऑफकोर्स हीट करने की, हील करने की। फेथ, होप एंड केयर कैन ब्रिंग रिकवरी, थीम है इसकी हीलिंग पावर ऑफ नेचर, फेथ, होप एंड परसिवरेंस एंड डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स। चैप्टर 9 है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को क्या हुआ। रस्किन बॉन्ड और पूरी कलाम साहब की ही है ये बुक। ठीक है। रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं, डिटेल समरी है इसकी। In this chapter, Bond explores the evolution and survival of reptiles over millions of years. ठीक है। चैप्टर का नाम देख लो एक बार दोबारा, What happened to the reptiles, reptiles को क्या हुआ। अब इसमें जो रस्किन बॉन्ड है वो क्या एक्सप्लोर करते हैं, द इवोल्यूशन एंड द सर्वाइवल ऑफ रेप्टाइल्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब कई सालों तक जो इवोल्यूशन रेप्टाइल्स का कैसे हुआ है इवोल्यूशन। Reptiles, he explained, have adapted to changing climates and environments in extraordinary ways. वो reptiles वो होते हैं जो नीचे रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे snake हो गया, ठीक है, छिपकली हो गई, ये सब reptiles में आते हैं। He explained, वो explain करता है, have adapted to changing at climates, कि reptiles ने क्या किया, जो climate change हो रहा है उसको adapt करना शुरू कर लिया है, करने लगे हैं, सब adapt करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम evolve हुए हैं। And environments in extraordinary ways, और environment को extraordinary ways में evolve होना, इवॉल्व हुआ है एनवायरमेंट। फ्रॉम स्नेक टू लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, ईच स्पीशीज हैज डेवलप्ड यूनिक स्किल्स। स्नेक्स हुए, लिजर्ड्स हुए, क्रोकोडाइल्स हुए, जितने भी रेप्टाइल्स हैं या जितने भी स्पीशीज हैं, वो हर उनकी कोई यूनिक स्किल को उन्होंने डेवलप किया है सर्वाइव करने के लिए। हंट, मतलब उन्होंने हंट करना सीखा है, अपने खाने को हंट करना, या थ्राइव इन इट्स हैबिट, या अपनी हैबिट्स को चेंज करना सीखा है उन्होंने। बॉन्ड डिस्क्राइब हाउ रेप्टाइल्स स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। बॉन्ड डिस्क्राइब करते हैं कि जो रेप्टाइल्स की जो स्किन है वो उनको कैसे ठंडी से और गर्मी से बचाती है। हाउ देयर एग्स इंश्योर रिप्रोडक्शन इवन इन एडवर्स कंडीशन, उनके जो एग्स हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन को इंश्योर करते हैं, मतलब इतनी एडवर्स कंडीशन में, इतनी विपरीत स्थितियों में भी कैसे वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। एंड हाउ देयर इंस्टिंक्ट गाइड सर्वाइवल, और कैसे वो अपने इंस्टिंक्ट से, आपको पता है ना जब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, इवन जो एनिमल्स होते हैं, उनको हमसे बहुत जल्दी पता चल जाता है उनके इंस्टिंक्ट के थ्रू। ठीक है। स्नेक्स को सबसे जल्दी पता चलता है क्योंकि रेप्टाइल से नीचे रेंग के चलते जो धरती की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो उनको हमसे बहुत पहले उसको महसूस कर लेते हैं। ठीक। He gives examples of how some reptiles can camouflage themselves, कैसे camouflage मतलब कैसे वो बचा लेते हैं, खुद को छुपा लेते हैं, कहीं ढक लेते हैं खुद को। While others use speed और venom to protect themselves, और दूसरे speed का मतलब जल्दी जल्दी का venom का जहर का यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। The chapter combines storytelling with educational insight, इस चैप्टर में देखो storytelling भी है और educational insight भी है। ठीक है। मेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक्सेसिबल टू यंग लर्नर, यंग लर्नर को जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं उसमें वो मतलब एक्सेसिबल दिखाने के लिए। ठीक है। थ्रू विविड इमेजरी बॉन्ड शोज दैट लाइफ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। बॉन्ड इसमें दिखाते हैं कि जो लाइफ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है एडेप्टेशन का। द रेप्टाइल्स रेजिलियंस बिकम अ मेटाफोर फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए जो रेप्टाइल्स है रेजिलियंट बनते हैं। ठीक है। सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन लर्निंग, सर्वाइवल लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। एडजस्टिंग एंड परसिवरिंग इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, यानी हमें सीखते रहना चाहिए, एडजस्ट करते रहना चाहिए और चैलेंजेस को फेस करते रहना चाहिए। अब की कैरेक्टर्स हैं इसके, रेप्टाइल्स हैं, ऑफ कोर्स रेप्टाइल्स के बारे में ही पूरी स्टोरी है। एडेप्टेशन इज द की टू सर्वाइवल, ये इसका थॉट है। थीम है इसकी इवोल्यूशन, एडेप्टेशन, सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरमेंट्स एंड रेजिलियंस एंड परसिवरेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद पोएम स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। रेसलिंग पता है ना क्या होती है, कुश्ती। समरी देख लेते हैं, ऑथर इसकी वही रस्किन बॉन्ड है, समरी देख लेते हैं इसकी। दिस चैप्टर नरेट्स द टेल ऑफ अ रेसलिंग मैच दैट वाज अनलाइक एनी अदर। ये जो स्टोरी है ये किस चीज को दिखाती है, हमें एक रेसलिंग मैच के बारे में बताती है जो और बाकी रेसलिंग मैचेस से अलग है। द मैच इन्वॉल्व्ड Gama, a young but exceptionally intelligent wrestler who faced an opponent known for his brute strength.
अब इसमें इस मैच में एक रेसलर होता है गामा, जो किसको फेस करता है, यंग होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है ये रेसलर, ठीक है। वो फेस किसको करता है, अब जिसका जो अपोनेंट, उसके जो अपोजिट में प्लेयर होता है, वो बहुत ब्रूट स्ट्रेंथ, यानी बहुत ताकत होती है उसके अंदर, बहुत ज्यादा ताकत है। द क्राउड वॉज एक्साइटेड एक्सेप्टिंग गामा टू बी डिफीटेड। अब क्राउड बहुत एक्साइटेड था कि गामा हार जाएगा, क्योंकि गामा में तो इतनी ताकत नहीं है, लेकिन जो सामने अपोनेंट है उसमें बहुत ताकत है। However, Gamma was not just physically capable, he was clever and strategic. जबकि जो गामा था वो सिर्फ फिजिकली कैपेबल नहीं था, मतलब उसमें शारीरिक क्षमता तो थी ही, शायद उससे थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन थी ना, रेसलिंग मैच तो वो खेलने आया तो क्षमता तो थी ही। साथ में वो क्लेवर भी था और स्ट्रेटेजिक भी था, यानी स्ट्रेटेजी से काम करता था वो। फ्रॉम द बिगिनिंग गामा ऑब्जर्व हिज अपोनेंट्स मूवमेंट। शुरू से ही उसने अपने अपोनेंट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उसकी वीकनेस, कमजोरी को, एंड स्ट्रेटेजी, उसकी स्ट्रेटेजीज को। While his opponent relied purely on strength, जबकि जो उसका अपोनेंट था वो सिर्फ किस पे ध्यान दे रहा था, स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहा था। गामा यूज्ड इंटेलिजेंस, एजिलिटी एंड कैलकुलेटेड मूव्स टू काउंटर अटैक्स। गामा ने क्या यूज किया, अपनी चतुरता, अपनी इंटेलिजेंस को यूज किया, अपनी एजिलिटी को और कैलकुलेटेड मूव्स को, यानी बहुत सोच समझ के उसने अपने मूव्स को करना शुरू किया। और काउंटर अटैक मतलब जब कोई सामने वाला अटैक करता है अपना, जब हम बचाव करते हैं, ठीक है, उस बचाव के लिए जो अटैक करते हैं उसको बोलते हैं काउंटर अटैक। ही डॉज्ड, फेंटेड एंड स्टक इन अपॉर्चून मूवमेंट्स। अब वो मतलब उसने उसको अल्टा पल्टी करी, उसको मारा, सब कुछ करा, एंड स्टक इन अपॉर्चून मोमेंट्स। और जैसे ही मतलब वो उस अपॉर्चुन मोमेंट्स मतलब उस अपॉर्चुनिटी की फिराक में था कि कैसे मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिले और बस मैं बाजी को अपने फेवर में पलट लूं, टर्निंग द टाइड इन फेवर। और उसने ऐसा ही किया और अपने पूरी बाजी उसने अपने हिस्से में ले ली। स्पेक्टेटर्स वर अमेज्ड एट हाउ समवन smaller and seemingly weaker could outwit a stronger adversary. अब जो स्पेक्टेटर्स थे, यानी जो मैच देखने वाले थे, वो लोग, जो ऑडियंस थी, वो बहुत हैरान हो गई कि कैसे जो एक छोटा दिख रहा है उससे और जो बहुत कमजोर भी लग रहा है सामने वाले से, वो कैसे जीत गया, इतने स्ट्रॉन्गर अपोनेंट से कैसे जीत सकता है। The match demonstrates that success is not only about physical power but also about strategy, intelligence and careful observation. मैच हमें क्या बताता है कि जो सक्सेस है वो सिर्फ फिजिकल पावर से नहीं आती है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी से, इंटेलिजेंस से और केयरफुल ऑब्जर्वेशन से। देखो कोई भी चीज हो लाइफ में, चाहे गेम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, लाइफ के डिसीजंस हो, कुछ भी हो, जिंदगी में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है, हमें स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ता है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ध्यान लगा के, एक स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस का यूज करके हम आगे बढ़ना है हमें। गामा's विक्ट्री बिकेम अ लाइफ लेसन फॉर ऑल। गामा की जो विक्ट्री है वो सबके लिए एक लेसन बन गई, इंस्पिरेशन बन गई। ब्रेन्स कैन ओवरकम ब्रॉन व्हेन अप्लाइड वाइजली, मतलब दिमाग ओवर स्ट्रेंथ, हमारे दिमाग स्ट्रेंथ को ओवरकम कर सकता है अगर हम वाइजली उसको सोच समझ के लगाएं। बॉन्ड डिस्क्राइब्स द एनवायरनमेंट विविडली। बॉन्ड ने बहुत अच्छे से इसको चैप्टर में दर्शाया। द चीयरिंग क्राउड, स्वेट एंड टेंशन एंड द ड्रामा मैच, मतलब ऑफ कोर्स ये तो मैं आपको पढ़ा रही, तो समरी है एकदम, लाइन टू लाइन तो है ना चैप्टर में, तो उसने बहुत अच्छे से उसको एकदम डिस्क्राइब किया है। इमर्सिंग रीडर्स इन द सीन व्हाइल डिलीवरिंग, मतलब रीडर्स को बिल्कुल पढ़ के ऐसा लगता है कि वो वहीं जैसे मैच ही देख रहे हो। लेसन ऑन स्ट्रेटजी एंड थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, ठीक है, हमें समझ में आता है कि हमें एक्शन से पहले सोचना चाहिए। कैरेक्टर है इसके गामा, अपोनेंट है स्ट्रॉन्ग बट ओवर कॉन्फिडेंट, गामा बहुत क्लेवर है, स्ट्रेटेजिक रेसलर है, क्राउड ऑब्जर्व्स एंड एडमायरर्स। थीम इसकी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं, ब्रेन कैन ओवरकम ब्रूट स्ट्रेंथ, प्लानिंग, थिंकिंग, एक्टिंग वाइजली एट सक्सेस। ठीक है, सो ये थे हमारे इसके चैप्टर्स। ओके, इसमें पोएम्स नहीं है, ठीक है, इसमें पोएम्स नहीं है, पोएम्स हमारी उसी में थी जो, मतलब ऐसे ही है, दो दो बुक्स है ना सभी क्लासेस की, 6 की 2, 7 की 2, तो एक जो हमारी सिर्फ मेन कोर्स बुक होती है ना, उसमें पोएम्स भी होती हैं और प्रोज भी होता है, मतलब चैप्टर भी होते हैं, पोएम भी होती है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री रीडर्स हैं, जो साथ में दे रखी है सिर्फ कहानी, वो सिर्फ कहानी है, वो मॉरल उसके लिए, मॉरल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट के लिए ऐड की गई हैं बुक्स। ठीक है, तो ये बुक कंप्लीट होती है आज की, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी है कि पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये काम आएगी, सिर्फ एचटेट के लिए नहीं, चाहे आप एचटेट में बैठ रहे हैं, अगर स्पेसिफिक टीजीटी, स्पेसिफिक इंग्लिश का आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं, तो ये एनसीईआरटीज आपको सब में काम आएंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आपको काम आएंगी। तो ये सभी के लिए वीडियो है। थैंक यू सो मच एंड कीप शोइंग योर सपोर्ट। थैंक यू।